हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत को गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। कहा, मैं बातचीत करने को तैयार हूं भारत से। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे शहबाज शरीफ की क्या सबसे बड़ी चाल हो सकती है। साथ ही साथ बताएंगे जहां भारतीय सेना के वर्दी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सीमा हैदर ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भारत में ही रहने देने की लगाई थी गुहार। अब मुख्यमंत्री का सामने आया जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी ने सीमा हैदर मामले पर अब क्या जवाब दिया है दोस्तों। साथ ही साथ सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का जमकर और दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी जी से बातचीत को गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। कहा, हम बातचीत करने को तैयार, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी चाल क्या है शहबाज शरीफ की, आपको बता दें दोस्तों। बड़ी खबर, पाकिस्तान में पहली बार खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये सम्मेलन जरूर पहली बार हो रहा है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वही रटी रटाई बात कही है। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ वार्ता की इच्छा जताई है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास का हवाला देते हुए भारत से बात करने की इच्छा जाहिर की है, मगर विदेशी मामलों के जानकारों ने उनके इस ऑफर को बस दिखावा करार दिया है दोस्तों। उनकी माने तो पाकिस्तान की तरफ से हर बार इसी तरह के बयान दिए जाते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और सन 1947 में के बाद से हुए 3 युद्धों के बावजूद अब पीएम मूल्यवान रिश्तों को तरजीह देना चाहते हैं। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की तरफ से पहले भी ऐसे बयान आए हैं। ये बयान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खुश करने और वैश्विक छवि बनाने के मकसद से दिए जाते हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी भारत के साथ शांति वार्ता पर पाकिस्तानी पीएम ने टिप्पणियां की है। शहबाज शरीफ ने शिखर सम्मेलन में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 वर्षों में भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं। इन युद्धों की वजह से मुल्क को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और संसाधनों की कमी झेलनी पड़ी है। शहबाज ने कहा कि हम हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी, मगर शर्त बस ये है कि पड़ोसी मेज पर गंभीर मुद्दों पर बात करे, क्योंकि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। शहबाज एक तरफ तो वार्ता की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति से लैस देश है। उन्होंने दावा किया कि इन हथियारों का मकसद अपने रक्षा उद्देश्यों को हासिल करना है। शहबाज शरीफ की माने तो भारत के साथ युद्ध से नहीं बल्कि क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा से जवाब देने का समय है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परमाणु हमला हुआ तो ये बताने के लिए कौन जीवित रहेगा कि क्या हुआ था, इसीलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पाकिस्तान इस मुद्दे को समझता है, वहीं भारत के लिए भी इसे समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते, याद दिलाते कि शहबाज शरीफ ने इसी तरह का एक बयान इस साल की शुरुआत में दिया था। दुबई के अरेबिक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत के साथ 3 युद्धों के बाद पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है और वो भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। शरीफ ने कश्मीर जैसे कई और मुद्दों पर भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी से ईमानदारी के साथ वार्ता की भी अपील की थी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भारत को बातचीत का ऑफर दे रहा है पीएम शहबाज शरीफ और कह रहा है कि हम हर चीज को भुला करके बातचीत करने को तैयार है, बस शर्त यह है कि मुद्दे गंभीर होने चाहिए, सीरियस वाले होने चाहिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों वो धमकी भी देने की कोशिश कर रहे थे कि हम परमाणु से लेस कंट्रीज हैं, यानी अगर कोई गलत हमारे बारे में सोचना चाह रहा हो या कोई नई प्लानिंग करना चाह रहा हो तो ये ना भूले कि हम परमाणु लेस देश हैं। बहरहाल दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि शहबाज शरीफ के पीछे क्या सबसे बड़ी चाल चल सकते हैं। आपको जो भी लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो भारत का दुश्मन देश है जो लगातार भारत के साथ दोस्ती करने की भी बात कहता है और तुरंत ही 2 सेकंड बाद ऐसी बात कह जाता है कि लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी प्यार वाली बात कही होगी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना की वर्दी में बहुत बड़ा बदलाव। ब्रिगेडियर और ऊपर रैंक के अधिकारी पहनेंगे एक जैसी यूनिफॉर्म। जी हां, भारतीय सेना की ड्रेस में पहली बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अगस्त से यह बदलाव लागू हो गया है। अब सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपरी रैंक के सभी अधिकारी समान यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर चाहे उनका कैडर और शुरुआती तैनाती कहीं भी हुई हो। सेना में समान पहचान और समान चरित्र और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किया गया है। वर्दी
बदलने का फैसला 17 से 21 अप्रैल को हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में लिया गया था। उस समय यह तय हुआ था कि फ्लैग रैंक यानी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के सीनियर अफसरों के हेड गियर, शोल्डर रैंक, बैज, गॉरगेट, पैच, बेल्ट और जूते अब मानकीकृत और सामान्य होंगे। सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही ये निर्णय लिया गया था। जी हाँ, अधिकारियों ने बताया कि फ्लैग रैंक यानी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर वाले रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के टोपी, शोल्डर रैंक, बैज, वर्दी के कॉलर पर पहने जाने वाले जॉर्जेट, पैचेज, बेल्ट और जूते ब्रिगेडियर और अन्य सभी फ्लैग रैंक के अधिकारियों के एक जैसे होंगे। सेना के अधिकारी अब लैन यार्ड यानी ध्वज रैंक अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया होगा? क्या कमियां आ रही थी पहले जो अब उसको सुधारा गया है? दोस्तों आपको जो भी लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या उस कारण को समझ पाती है या नहीं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थकों ने जारी किया नया पोस्टर, भारत को फिर दे डाली धमकी। बता दें, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास के घरों को घेरने की धमकी से पहले खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया है। नए पोस्टर को वांटेड शब्द के साथ सरे शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले किल इंडिया शीर्षक के साथ पोस्टर जारी किए गए थे, जिन्हें पाकिस्तानी हैंडल के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने ब्रिटिश कोलंबिया में जो अपने नए पोस्टर लॉन्च किए हैं, उनमें भी प्रमुख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र है। बता दें कि निज्जर की 18 जून को कनाडा के सरे में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद SFJ ने उनकी हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल हत्या की जांच कर रही इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्यारों का कोई मकसद नहीं बताया है। इसी तरह के कई पोस्टर पिछले महीने ग्रेटर टोरंटो एरिया में विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिए थे। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां पर पश्चिमी देशों को डार्लिंग भारत पूरब से हमेशा रहता है युद्ध के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने उगला भारत को लेकर जहर, आपको बता दें, और भारत को कहा है डार्लिंग भारत। बता दें, पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में हिना रब्बानी खार ने भारत को लेकर जो भी कुछ कहा उस पर कई विशेषज्ञों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हिना रब्बानी खार की टिप्पणी को कुछ लोग विवादित करार दे रहे हैं। हिना रब्बानी ने भारत को पश्चिमी देशों का डार्लिंग करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब बात पूरब की होती है तो उसका रवैया हमेशा लड़ाकू या युद्ध के लिए तैयार रहने वाला होता है। हिना रब्बानी खार ने इसी तरह का बयान एक महीने पहले भी दिया था। हिना रब्बानी खार पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री है और काफी समय से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। हिना ने कहा कि अगर उत्तर की बात करें तो पाकिस्तान काफी अच्छा कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं और उसके साथ आर्थिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं, मगर अब सब कुछ बदल रहा है। कुछ लोग अलग हो रहे हैं, कुछ जोखिम उठा रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया की राजनीति में भी काफी बदल रही है। उत्तर की तरफ से कुछ रुकावटें हैं, लेकिन उनके साथ लगातार बातचीत हो रही है और संपर्क बना हुआ है। इसके बाद हिना ने आगे कहा कि अब बात करते हैं भारत की, जो पश्चिम का डार्लिंग बना हुआ है, जिसने पश्चिम का चहेता बनने का फैसला किया है। भारत वो देश है जिसने कुछ देशों के जो काफी खुला रवैया रखता है, लेकिन उसी समय पूरब के लिए उसका रवैया युद्ध वाला रहता है। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों ने हिना के इस बयान को खट्टे अंगूर कहकर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि भारत सफल है क्योंकि भारतीय सफल होने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी अभी भी जिहाद और इश्निंदा के खेल में बिजी है, जबकि पाकिस्तान की सरकार कठपुतली के तौर पर शासन करती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों चाइना है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि चाइना के इशारों पर पाकिस्तान कैसे नाचता है और चाइना को कुछ भी जवाब देने की पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि अगर चाइना को जवाब दे दिया तो जो थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान की रोटी चल पा रही है दोस्तों, वो भी उसका बंद हो जाएगा। जी हाँ, और आज भारत की तरक्की को देख करके हिना रब्बानी खार जहरीली बात कर रही है दोस्तों, और भारत को पश्चिमी देशों का डार्लिंग बता रही है। बहरहाल इस पर आपकी जवाब क्या है दोस्तों? एक शब्द में जवाब दीजिएगा इस हिना रब्बानी खार के
जहर का। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर कोई अपनी राय रख सके और इस वीडियो को हिना रब्बानी खार तक पहुंचा सके ताकि उसे पता चले भारतीयों का पावर। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर स्वीडन में फिर जलाई गई कुरान। अब ओआईसी ने कहा मुस्लिम देश ले एक्शन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है आज की। इस्लामिक देशों के बार बार कड़ा विरोध दर्ज करने के बावजूद भी स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। पुलिस की अनुमति के बाद सोमवार को एक बार फिर स्वीडन में कुरान जलाई गई। इस बार ये कुरान राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडन की संसद के सामने जलाई गई। कुरान जलाने की घटनाओं के विरोध में सोमवार को ही इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कुरान जलाने की घटनाओं पर स्वीडन और डेनमार्क की प्रतिक्रिया पर निराशा जाहिर की। सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी यानी एसपीए के मुताबिक प्रिंस फैसल ने कुरान की पवित्रता पर बार बार होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की है। जी हाँ, एसपीए ने बताया कि मंत्री ने नैतिक मूल्य के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, जो संस्कृति और देशों के बीच नफरत और विवाद पैदा करने के बजाय लोगों के बीच सम्मान और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। उन्होंने नफरत फैलाने, हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्यों की निंदा करते हुए सहिष्णुता और संयम के मूल्यों को आगे बढ़ाने पर महत्व पर जोर दिया है। जी हाँ, बैठक के बाद ओआईसी ने अपने बयान में मेंबर्स कंट्रीज से आग्रह किया है कि जिन देशों में पवित्र कुरान का अपमान हो रहा है, सदस्य देश उन देशों के साथ अपने रिश्तों को लेकर उचित कदम उठाएं। ओआईसी ने कहा है कि इसके तहत सदस्य देश उन देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लें। उन देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर भी कार्रवाई का आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर चीन ने सीपीईसी के लिए कंगाल पाकिस्तान पर डाले डोरे रिझाने के लिए कह दी। ये बात बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखेगा। दक्षिण एशियाई देश में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने वाली पाकिस्तान में चाइना की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं के आरंभ के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीपीईसी परियोजना की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर इस्लामाबाद में सोमवार को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के एक दशक नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शी ने कहा कि 60 अरब अमेरिकी डॉलर का सीपीईसी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण अग्रणी परियोजना है। सीपीईसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस कार्यक्रम में चाइना के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग शामिल हुए, जो पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चिनफिंग के हवाले से कहा कि सीपीईसी की वर्ष 2013 में शुरुआत के बाद से चाइना और पाकिस्तान व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभ के सिद्धांत के तहत इसे आगे बढ़ा रहे हैं और इसके तहत कई शुरुआती लाभ हुए हैं। जी हाँ, यानी दोस्तों भारत के विरोध के बावजूद सीपीईसी को आगे बढ़ाना चाह रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ। जिनपिंग के दूत ने किया है ये बड़ा ऐलान। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारत जिस प्रकार से इसका विरोध कर रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों देश मिलकर के यानी चाइना और पाकिस्तान मिलकर के कहीं फिर एक बार भारत को भड़काने की कोशिश तो नहीं करेंगे? अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान का पाला सांप उसी को रहा है डस। आतंकी हमलों ने फिर बजाया खतरे का सायरन। बता दें, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के घातक नतीजे फिर से सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमीयते उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के राजनीतिक सम्मेलन में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट रविवार को हुआ था जब JUIF के 400 से अधिक सदस्य खार शहर में सभा के लिए एकत्रित हुए थे। इस शहर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की भयावह घटनाएं पाकिस्तान के आतंकवाद का हितैषी होने के अराजक परिणाम को दिखाती है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पाकिस्तान के लिए अपनी ही डिश का स्वाद चखने जैसा है, क्योंकि देश लंबे समय से आतंकवादियों के लिए मेहमान नवाज रहा है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से इन दहशतगर्द संगठनों पर सीमित पाबंदियां ही दिखती है। ऐसे में ये जघन्य अपराधों को आसानी से अंजाम तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर ऐसे समूहों को गुप्त समर्थन देने का आरोप है, जिससे जनता की निराशा काफी बढ़ गई है। इनसे निपटने में सरकार की अनिच्छा ने आतंक के प्रजनन स्थल को जन्म दिया है, जिसने केवल राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है। खालसा वॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार अब पाकिस्तान के लिए यह जरूरी है कि वो आतंकवाद को समर्थन
देना बंद कर दे, साथ ही इन जघन्य अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास करे, तभी पाकिस्तान हर संकट से आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जो थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा हुआ है पाकिस्तान का वो भी नहीं रहेगा। मानते हैं कि नहीं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस पर और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही हो तो। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में हुए इस आत्मघाती हमले की यूनाइटेड नेशन चीफ गुतारेस ने निंदा की है और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि महासचिव आतंकवाद की सभी घटनाओं और नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर टारगेट किए गए हमलों की निंदा करते हैं और इस संकट से निपटने में पाकिस्तान की सरकार और लोगों को एक साथ ला करके एकजुटता से खड़े हैं। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल को फांसने के लिए चाइना ने चल दी नई चाल, बढ़ेगा ड्रैगन का दबदबा, भारत के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, चाइना ने नेपाल को अपने पाले में लाने के लिए एक और चाल चली है। भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर से परेशान चाइना ने भारत के पड़ोसी देश नेपाल और आसियान के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सिल्क रोडस्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे अभी हाल ही में इटली ने किनारा किया है। शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI के 10 साल पूरे होने पर चाइना ने इस परियोजना को लॉन्च किया है। चीन अब नेपाल के जरिए दक्षिण पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाश रहा है, जहां भारत का रणनीतिक हित बेहद अहम है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म के तहत कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। चाइना इन प्रोजेक्ट को विभिन्न नेपाली दलों और सामाजिक संगठनों के जरिए पूरा करना चाहता है। चीन का दावा है कि सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि व्यवहारिक सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाया जा सके। इसमें चाइना में मौजूद स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संसाधनों के साथ समन्वय किया जाना है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां श्रीलंकाई मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा आर्थिक संकट में सबको पता चल गया कि हमारा असली दोस्त कौन है। जी हां, श्रीलंका के जल संसाधन और संपदा अवसंरचना मंत्री जीवन थोंडामन ने सोमवार को कहा कि भारत श्रीलंका संबंध मजबूत और घनिष्ठ भी है और आर्थिक संकट के दौरान ये पता चल गया कि श्रीलंका का सच्चा दोस्त कौन है, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मछुआरों के मुद्दों का स्थायी समाधान भारत श्रीलंका सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। थोंडामन ने भारत की अपनी एक सप्ताह की यात्रा के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने अपनी एक सप्ताह की भारत यात्रा पूरी की है। उन्होंने कहा कि संकट के घड़ी में भारत एकमात्र हमारा देश है, हमारा सहयोगी देश है जो हमारे साथ खड़ा रहा, और जो संकट की घड़ी में हमारे साथ या संकट की घड़ी में किसी के साथ भी कोई खड़ा होता है वही उसका असली साथी, असली रिश्तेदार होता है। बहरहाल दोस्तों उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और थैंक यू भी कहा है भारत को। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां 14 रूसी शहरों को दहलाने की तैयारी, दिन भी हो गया तय, यूक्रेन का खौफनाक प्लान हुआ लीक। बता दें तकरीबन 1.5 साल से चल रही रशिया और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध ने अब बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। पहले जहां रशिया यूक्रेन के खूबसूरत शहरों, जमीन और हवाई हमला कर रहा था, तो अब यूक्रेन ने रूसी शहरों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। जुलाई के महीने में यूक्रेन रशिया की राजधानी और देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक मॉस्को पर 3 बार हमला कर चुका है। यूक्रेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो अब रशिया के घर में घुसकर उससे बदला लेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके रशिया की राजधानी मॉस्को पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है और इसे सही ठहराया है। चेताया भी है कि यूक्रेन अब रूसी शहरों में धमाके कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब रूसी शहरों की बारी है। जेलेंस्की ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया है कि उनकी प्लानिंग रशिया के 14 शहरों को दहलाने की है। इसके लिए दिन भी तय भी हो गया है। यूक्रेन के घातक कदमों की आहट से घबराए पुतिन अब शांति की बात करनी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीमा हैदर ने सीएम योगी जी से भारत में ही रहने की लगाई थी गुहार। अब मुख्यमंत्री का सामने आया जवाब। बता दे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सचिन और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी की इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है। सीमा जब से भारत आई है तब से वो वापस पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर रही है। तमाम वीडियो में भी सीमा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर भारत में ही रहने देने की गुहार लगा रही है। इसी क्रम में सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उनके वकील AP सिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भी दाखिल की है। इस मामले पर सोमवार को समाचार एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने चर्चित सीमा सचिन मामले को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि ये 2 देशों से जुड़ा मामला है। संबंधित जांच एजेंसियां इस पर गहनता से अपना काम कर रही है और उनकी ओर से जो रिपोर्ट मिलेगी उसी के आधार पर आगे विचार किया जाएगा। यानी दोस्तों योगी जी ने
क्लियर कहा है कि जो भी एजेंसियां रिपोर्ट पेश करेगी उसके आधार पर हम विचार करेंगे आपको रखना है या आपको पाकिस्तान वापस भेजना है। पर दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर भारत में ही रख लेना चाहिए अगर वो निर्दोष साबित होती है तो दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां इसी से जुड़ी खबर है। सीमा हैदर सचिन को मिला है नौकरी का ऑफर, कारोबारी 6-6 लाख का पैकेज देने को है तैयार। जी हाँ, कारोबारी की तरफ से कहा गया है कि दोनों को 50-50 हजार रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी दी जाएगी। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई है कि सीमा और सचिन का परिवार आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, वैसे ही पहले ही दिन फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। अब उन्हें गुजरात में नौकरी की पेशकश भी की गई है। बता दें कि सोमवार की रात को यूपी के ग्रेटर नोएडा में रूबुपुर गांव में देर रात डाकिया एक अनजान चिट्ठी लेकर सचिन सीमा के घर पहुंचा। अनजान चिट्ठी देखकर वहां हड़कंप मच गया। सीमा उस चिट्ठी को खोलना चाहती थी लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें लगा कि ये कोई धमकी भरी चिट्ठी हो सकती है। इसके बाद पुलिस के जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के आदेश पर चिट्ठी खोली गई तो पता चला कि उसे गुजरात के एक कारोबारी ने सचिन और सीमा को लिखा है और 50-50 हजार रुपए प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी करने का ऑफर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की जहां तिलक पुरस्कार से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमामि गंगे योजना को दान की अवार्ड की राशि मंच पर मौजूद रहे। अजीत पवार बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के प्रमुख शरद पवार हैं। इस वक्त वो और पीएम मोदी जी एक साथ मंच पर विराजमान थे। बता दें कि पवार के इस कार्यक्रम में शामिल होने से इंडिया ब्लॉक के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, कि आखिर तुमने मोदी जी के साथ मंच शेयर क्यों किया। मालूम हो कि इस खास मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं जिनके नाम में ही गंगाधर हो। उनके नाम पर मिली धनराशि को मैं गंगा माँ को ही समर्पित कर रहा हूं। मैं पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में दोस्तों इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जरूर कहिएगा। साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का